हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपीपीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। समिति की निम्नांकित परिभाषा किसकी है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। To whom the definition as association attributed, association is working together of people to achieve some purpose. Option 1 Bogart, Option 2 Fairchild, Option 3 Ginsberg और Option 4 है Gisbert। तो बताइए ये किसकी परिभाषा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 है बोगार्ट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following criteria was not used by Durkheim for defining a social fact? निम्नांकित में से दुर्खिम ने सामाजिक तत्व की परिभाषा करते हुए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन 1 है बाह्यता एक्सटर्नलिटी, ऑप्शन 2 है मूल वैल्यूज, ऑप्शन 3 है दबाव कॉन्स्टेंट्स और ऑप्शन 4 है समानता जनरलिटी। तो बताइए इनमें से किसकी कौन सी सामाजिक तत्व की विशेषता दुर्खिम के द्वारा नहीं बताई गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2। वैल्यूज की बात नहीं की गई है। एक्सटर्नलिटी, कंस्टेंट्स और जनरलिटी, बाह्यता, दबाव और समानता, ये सभी क्या है? सामाजिक तत्व की विशेषता है जो दुर्खिम के द्वारा बताई गई है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन? निम्न में से पूर्व मुखीकरण परिवार का उदाहरण है। ऑप्शन 1 जिसमें जन्म हुआ है, इन विच वन इज बॉर्न। ऑप्शन 2 है जिसमें विवाह हुआ है, इन विच वन इज मैरिड। ऑप्शन 3 है जिसमें गोद लिया गया है, विच वन ऑफ इज एडॉप्टेड। और ऑप्शन 4 है जिसमें सदस्यता पाना चाहते हैं, इन विच वन डिजायर टू बी एडमिटेड। तो बताइए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इनमें से किसे कहा जाता है? तो जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, जिसमें जन्म हुआ है, इन विच वन इज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ सुसाइड दैट इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अस्वाभाविक एनोमिक, ऑप्शन 2 है अहमवादी इगोइस्टिक, ऑप्शन 3 है प्रार्थवादी अल्ट्रुइस्टिक और ऑप्शन 4 है व्यवसायिक प्रोफेशनल। तो बताइए जब आर्थिक संकट आ जाता है तब व्यक्ति जो आत्महत्या कर लेता है उसे हम किस में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? तो उसे हम रखेंगे एनोमिक, अस्वाभाविक आत्महत्या में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज क्वाइंड द टर्म क्वासी ग्रुप, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन 1 मैकाइबर ने, ऑप्शन 2 आर्गमन ने, ऑप्शन 3 हाइमन ने और ऑप्शन 4 है जिन्सबर्ग ने। तो बताइए क्वासी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 जिन्सबर्ग। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टेटसेस लाइक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर पेशेंट कैन बी कॉल्ड, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है परसीव्ड स्टेटस प्रतीति परिस्थितियाँ, ऑप्शन 2 है विपरीत परिस्थितियाँ पोलर स्टेटस, ऑप्शन 3 है परिस्थितिपूर्ण स्टेटस सेट और ऑप्शन 4 है युग्म परिस्थिति पेयर्ड स्टेटस। तो बताइए जब पति पत्नी डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो इसे हम कहेंगे पेयर्ड स्टेटस, युग्म परिस्थिति। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When a kin is referred to indirectly through another kin, इस सिस्टम is known as, जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है मातुल संबंध एवेंकुलेट, ऑप्शन 2 है अनुसंताति संबंध टेकोनोमी, ऑप्शन 3 है पितृ सभा संबंध मतलब एमिटेट और ऑप्शन 4 है कुवैड। तो मतलब जब आप किसी को डायरेक्ट संबोधन नहीं देते हैं, किसी के थ्रू बुलाते हैं, जैसे आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले रहे हैं तो अपने आपका जो बच्चा है उसके पिता कह के बुला रही हैं, जैसे गुड्डू के पापा हो गए, हाँ पिंकी के पापा हो गए, तो ये आप इनडायरेक्टली आप किसी को संबोधन करके बुला रही हैं, तो इसे हम किस
नाम से जानेंगे? तो इसे हम जानेंगे टेक्नोमी के द्वारा, अनुसंताती संबोधन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, among the tribe the bow and arrow presentation ceremony is followed to determine fatherhood of the child। जिनमें से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन 1 है टोडा, ऑप्शन 2 है कलार, ऑप्शन 3 है अंडमान आइलैंडर्स और ऑप्शन 4 है न्यूज। तो बताइए तीर और कमान प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 टोडा जनजाति में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डुर्खिम मैकेनिकल सोलिडारिटी कैन एग्जिस्ट। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जाती है। ऑप्शन 1 है केवल सरल समाजों में, ओनली इन सिंपल सोसाइटी। ऑप्शन 2 है केवल जटिल समाजों में, ओनली इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। और ऑप्शन 3 है सरल और जटिल दोनों समाजों में, इन बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए यांत्रिक एकता किस प्रकार के समाज में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 केरल सरल समाज में पाई जाती है, ओनली इन सिंपल सोसाइटी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट दुर्खिम हैज इम्फेसिड द बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में किस कथन पर बल दिया है? ऑप्शन 1 श्रम विभाजन एक समकलनात्मक प्रक्रिया है, डिवीजन ऑफ लेबर इज डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेस। ऑप्शन 2 है श्रम विभाजन एक समकलात्मक प्रक्रिया है, डिवीजन ऑफ लेबर इज इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ऑप्शन 3 है श्रम विभाजन एक उत्पादक प्रक्रिया है, डिवीजन ऑफ लेबर इज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। और ऑप्शन 4 है श्रम विभाजन का बढ़ना समाज के लिए नुकसानदायक है, इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर इज हार्मफुल। तो बताइए द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कौन सा कथन इमाल दुर्खिम के द्वारा दिया गया है? तो श्रम विभाजन एक संकलात्मक प्रक्रिया है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस है, ये बताया गया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वलर रेवोल्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन 1 है 1836 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 1846 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 1848 ईस्वी में और ऑप्शन 4 है 1867 ईस्वी में। तो बताइए कब आया था, इसका ईयर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 1848 1848 में आया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक थर्ड वेव इज ऑथर्ड बाय। द थर्ड वेव पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है डन बॉब, ऑप्शन 2 है एनजे स्मेल्सर, ऑप्शन 3 है एच.बी. वेल्स और ऑप्शन 4 है एल्विन टॉफलर। तो बताइए द थर्ड वेव इनमें से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 एल्विन टॉफलर के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप इज बेस्ड ऑन। सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन 1 सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन, ऑप्शन 2 है संबंधों की प्रकृति नेचर ऑफ रिलेशन, ऑप्शन 3 है आकार साइज और ऑप्शन 4 है सदस्यता की प्रकृति नेचर ऑफ मेंबरशिप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 साइज के आधार पर इन्होंने समूह का वर्गीकरण किया था, आकार के आधार पर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोविंग इलिस्ट्रेट द सोशल स्ट्रक्चर इज द एंशिएंट हिंदू सोसाइटी। निम्नलिखित में से प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 है धार्मिक सहिष्णुता रिलीजियस टॉलरेंस, ऑप्शन 2 है अहिंसा नॉन वायलेंस, ऑप्शन 3 है अवतारों में विश्वास बिलीव इन इनक्रेनेशन और ऑप्शन 4 है वर्णाश्रम व्यवस्था वन आश्रम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन वर्णाश्रम धर्म। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोसाइटी इज सुई जनरस किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त होता है? ऑप्शन 1 है मेकाइबर, ऑप्शन 2 है मोगार्ट्स, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्किम और ऑप्शन 4 है कार्ल मार्क्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोसाइटी इज सुई जनरस किसने कहा है? तो ये कहा है इमानुएल दुर्किम ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिप्पियों का उदाहरण मानते हैं। हिप्पीज आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन 1 है प्रति संस्कृति काउंट्रा कल्चर, ऑप्शन 2 है उप संस्कृति सब कल्चर, ऑप्शन 3 है कल्चरल पैटर्न सांस्कृतिक प्रतिमान और ऑप्शन 4 है समाज सोसाइटी। तो बताइए हिप्पी किसका उदाहरण है? और बताइएगा हिप्पी कल्चर की बात किसके द्वारा की गई है? कौन से राइटर को हम जानते हैं इससे रिलेटेड? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर। इसकी बात किसके द्वारा की गई है? मर्टन के द्वारा की गई है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म अंकल इज अ अंकल शब्द है एक। ऑप्शन 1 है वर्ग्यात्मक संज्ञा है, क्लासिफिकेटरी टर्म है, ऑप्शन 2 है विरोधाभासी संज्ञा है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, ऑप्शन 3 है विशिष्टात्मक संज्ञा है, डिस्क्रिप्टिव टर्म है और ऑप्शन 4 है संकुचित संज्ञा है, नैरो टर्म है। तो बताइए अंकल किस प्रकार का शब्द है? आज के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आपके जितने 25 में क्वेश्चन कराऊंगी 25 में से 25 सही होने चाहिए। तो इसके जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 क्लासिफिकेटरी टर्म में वर्णात्मक संज्ञा है। क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव टर्म की बात कौन करता है? मॉर्गन करते हैं। मॉर्गन के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट राइजिंग फैक्टर ऑफ कास्टिज्म? निम्नलिखित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 है वैवाहिक प्रतिबंध मैरिज रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन 2 है जजमानी व्यवस्था का चलन डिक्लाइन ऑफ जजमानी सिस्टम, ऑप्शन 3 है पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन और ऑप्शन 4 है संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण बढ़ावा नहीं देती, जबकि विवाह प्रतिबंध जजमानी व्यवस्था का चलन और संस्कृतिकरण ये सभी क्या है? जातिवाद को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग बुक एम एस श्रीनिवास फर्स्ट यूज द टर्म संस्कृताइजेशन? ऑप्शन 1 है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। निम्नलिखित में से एम एस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किसमें किया था? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स, ऑप्शन 3 है द रिमेम्बर्ड विलेज और ऑप्शन 4 है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो बताइए किसमें एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन 2 रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइट काइंड ऑफ ग्रुप गोत्रा इज। गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है बहिर्विवाही एक्सोगेमस, ऑप्शन 2 है अंतर्विवाही एंडोगेमस, ऑप्शन 3 है सांस्कृतिक कल्चरल और ऑप्शन 4 है प्रजातीय रेसियल। तो बताइए गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो ये एक्सोगेमस बहिर्विवाही समूह का उदाहरण है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ विक्टिमलेस क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? ऑप्शन 1 है उग्रवादी गतिविधि एक्सट्रीमिस्ट एक्ट, ऑप्शन 2 है हत्या मर्डर, ऑप्शन 3 है वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन और ऑप्शन 4 है बलात्कार रेप। तो बताइए उत्पीड़न विहीन अपराध इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर वो है प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु द अब्यूज गिवन बाय द बॉलर टू द अंपायर इन अ क्रिकेट मैच फॉर नॉट गिविंग द प्लेयर आउट इज। क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट ना करने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार
किया जाता है। तो ये बताइए किस प्रकार के एक्शन का उदाहरण है। ऑप्शन 1 तार्किक क्रिया लक्ष्य के संदर्भ में, रैशनल एक्शन विद रेफरेंस ऑफ टू गोल। ऑप्शन 2 है भावात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन है। ऑप्शन 3 तार्किक क्रिया मूल के संबंध में, रैशनल एक्शन रेफरेंस टू वैल्यू। और ऑप्शन 4 है पारंपरिक क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। तो बताइए ये किस प्रकार की क्रिया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 अफेक्टिव एक्शन, भावनात्मक क्रिया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरिज बिटवीन क्रॉस कजिन इज परमिटेड इन, विषम लिंगीय सहोदर के बीच विवाह कहाँ मान्य है। ऑप्शन 1 पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया में। ऑप्शन 2 पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया में। ऑप्शन 3 उत्तरी भारत, नॉर्थर्न इंडिया में। और ऑप्शन 4 है दक्षिण भारत, साउथर्न इंडिया में। तो बताइए क्रॉस कजिन मैरिज कहाँ पर मान्य होती है। तो ये होती है साउथर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नांकित में से समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन 1 है विद्यालय स्कूल। ऑप्शन 2 है युवागृह यूथ डॉर्मिटरी। ऑप्शन 3 है सेना आर्मी। और ऑप्शन 4 है परिवार फैमिली। तो बताइए इनमें से समाजीकरण का कौन सा अभिकरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा। युवागृह, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। युवागृह नहीं है, यूथ डॉर्मिटरी नहीं है, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आर्मी भी हो सकता है, नहीं है ऑप्शन, मेरे को इसमें 2 लग रहा है करेक्ट होना चाहिए। बाकी ये डाउटफुल है, इसका मैं आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अगर आपको, मेरे को ये दोनों ऑप्शन लग रहे हैं, यूथ डॉर्मिटरी भी हो गया और आर्मी भी। ये विद्यालय हम लोग ने पढ़ा है, परिवार भी पढ़ा है, पड़ोस भी समाजीकरण का अभिकरण है। युवागृह और सेना मेरे ख्याल से पुनर्समाजीकरण या सेना भी होना चाहिए। 2 और 3 दोनों ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आप लोग मैं एक बार इसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड स्टेटर इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल, किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। ऑप्शन 1 रॉल्फ विंटर ने। ऑप्शन 2 है किंगस्ले डेविस ने। ऑप्शन 3 है रॉबर्ट बिरेस्टी ने। और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट के मर्स्टर ने। तो बताइए ये किसका कथन है, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 रॉबर्ट बिरेस्टी का कथन है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 सेना जो है समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, जबकि विद्यालय युवागृह और परिवार ये सभी क्या है समाजीकरण का अभिकरण है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और इसमें जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट बिरेस्टी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।